मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित ध्रुव स्वामिनी नाटक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस नाटक को जयशंकर प्रसाद जी ने किस आधार पर इसकी रचना की, इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन हैं, इसके जो कथा वस्तु है वह कितने भागों में विभक्त है, इसके नाटक के उद्देश्य क्या क्या हैं और किन किन समस्याओं को आधार बना करके प्रसाद जी ने अपने इस नाटक में संदेश को रखा है। यह नाटक जयशंकर प्रसाद ने विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त जो नाटक है उसको आधार बनाकर इस नाटक की सर्जना की है। जैसा कि इस नाटक के नाम से ही पता लगता है कि यह नाटक नायिका प्रधान नाटक है, क्योंकि इस नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी के नाम पर ही इस नाटक का नामकरण किया गया है। इस नाटक में प्रसाद जी ने विवाह एवं तलाक जैसी सामाजिक विषय को आधार बना करके और इस नाटक की उन्होंने रचना की है। इस नाटक के पात्रों की यदि हम बात करें तो पात्रों में सबसे पहले इस नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी की चर्चा की जाती है। तत्पश्चात प्रमुख पात्रों में चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त साम्राज्य के राजकुमार हैं, मंदाकिनी एक गुप्तचर है, रामगुप्त तत्कालीन गुप्त सम्राट हैं और वह चंद्रगुप्त के ज्येष्ठ भ्राता हैं एवं वह ध्रुव स्वामिनी के पति हैं। मंदाकिनी एक गुप्तचर है जो ध्रुव स्वामिनी के मन में जो कुछ उपज रहा है उसकी सूचना रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त तक पहुंचाती है। अन्य प्रमुख पात्रों में शकराज एक शासक हैं, उनके सेनापति खिंगल, शकराज के धर्मगुरु मिहिरदेव, रामगुप्त के अमात्य शिखर स्वामी एवं गुप्त साम्राज्य के धर्मगुरु पुरोहित की चर्चा यहाँ की गई है। इस सभी के साथ ही सामंत कुमार हैं, शक सामंत हैं, प्रतिहारी हैं, प्रहरी हैं, दासी, कुबड़े, बौना, हिजड़ा एवं नर्तकियों ने भी इस नाटक में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। इस नाटक को प्रसाद जी ने 3 दृश्यों में बांटा है और तीनों ही दृश्यों में उन्होंने इस नाटक को बांट करके अपना जो उद्देश्य है उसको पूर्णता की ओर पहुंचाया है। प्रथम दृश्य के अंतर्गत प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त इत्यादि पात्रों का परिचय प्रदान करते हुए आपसी वार्तालाप के जरिए उनकी चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन किया है। ध्रुव स्वामिनी का रामगुप्त से किस प्रकार से उनका विवाह हुआ, इस प्रसंग को उन्होंने इस दृश्य के अंतर्गत दिखलाया है तथा मंदाकिनी के जरिए चंद्रगुप्त के प्रति ध्रुव स्वामिनी का जो एक अदृप्त प्रेम है, अदृश्य प्रेम है, उस प्रेम का भी यहाँ निदर्शन किया गया है। इसी दृश्य के अंतर्गत शकराज द्वारा रामगुप्त को जो संधि प्रस्ताव भेजा है उस प्रस्ताव में जो उन्होंने शर्त रखी है उस शर्त के बारे में भी यहाँ बताया गया है तथा रामगुप्त द्वारा ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त एवं अन्य सामंतों को शकराज के यहाँ
स्त्री वेश में भेजे जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस दृश्य में रामगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं का निदर्शन भी प्रसाद जी ने किया है और यह बतलाया है कि रामगुप्त तत्कालीन समय पर एक ऐसे राजा के रूप में दिखाई देते हैं जो कि मद्यप हैं, क्लीव हैं एवं राज्यादर्शहीन राजपुरुष हैं, जिनके लिए केवल अपने दैहिक सुख के अतिरिक्त अन्य कोई चिंताजनक स्थितियां नहीं हैं। वे अपनी स्त्री तक को एक अन्य पुरुष को सौंपने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं। द्वितीय दृश्य में प्रसाद जी ने शकराज का अपनी प्रेमिका कोमा के साथ वार्तालाप दर्शाया है और कोमा द्वारा स्त्रियों के मान और सम्मान के विषय में जो उन्होंने चर्चा की है उसके साथ अपने विचारों को वाणी दी है। शकराज के धार्मिक गुरु आचार्य मिहिरदेव एवं कोमा के पालित पिता के रूप में मिहिरदेव को दर्शाया गया है और उन्होंने भी शकराज को इस दृश्य में उपदेश प्रदान किया है और राज्यादर्श की चर्चा की है। इसी दृश्य में शकराज और चंद्रगुप्त का युद्ध वर्णन है तथा उस युद्ध में शकराज की जो मृत्यु हो जाती है उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। तीसरे दृश्य में स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों की रामगुप्त एवं ध्रुव स्वामी के माध्यम से चर्चा की गई है कि वास्तविक स्थितियों में विवाह क्या है, विवाह के आदर्श क्या हैं, विवाह से पूर्व और विवाह के पश्चात एक स्त्री के क्या अधिकार हैं, क्या एक स्त्री एक वस्तु है जिसको कोई भी पुरुष अपने निहित स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए उपहार के रूप में उसे दे सकता है अथवा ले सकता है। इस विषय को भी यहाँ प्रसाद जी ने वाणी दी है। और इस दृश्य के अंतिम भाग में मोक्ष रूप में तलाक या विवाह विच्छेद की बात कही गई है कि केवल मृत्युपरांत ही एक स्त्री पुरुष से पृथक नहीं हो सकती, वरन एक ऐसा पुरुष जो स्त्री की मर्यादा और उसके सम्मान की रक्षा ना कर सके, उस पुरुष से उस स्त्री का मोक्ष ले लेना जायज़ है, तर्कसंगत है और सामाजिक अधिकार की श्रेणी में आता है। इस विषय पर प्रसाद जी ने यहाँ चर्चा की है। इस नाटक में प्रसाद जी ने ऐतिहासिक संदर्भ के माध्यम से, क्योंकि जो विषय वस्तु है वो गुप्त साम्राज्य से या गुप्त काल से संबंधित है, और उस विषय वस्तु के माध्यम से प्रसाद जी ने आधुनिक युग की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को वाणी दी है। यह नाटक नायिका प्रधान नाटक है और इस नाटक में कुछ प्रमुख समस्याओं की यदि हम चर्चा करें तो उनमें विवाह एवं तलाक की समस्या, राज्य का शासक कौन हो, क्या वह ज्येष्ठ पुत्र हो अथवा वह श्रेष्ठ पुत्र हो, ये भी एक चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, सोच का विषय है। इस पर भी यहाँ चर्चा की गई है।
क्या न्याय व्यवस्था केवल शासन के अधीन है या फिर उस न्याय व्यवस्था का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है? क्या शासक न्याय व्यवस्था पर अपना अनीतिपूर्ण अधिकार भी रख सकता है? इस विषय को भी प्रसाद जी ने इस नाटक के माध्यम से उठाया है। नारी की सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों की बात भी यहाँ की गई है। राजनीतिक समस्याओं में राजा के कर्तव्य क्या हैं? क्या राजा अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए ही शासक बना है या फिर उसका उद्देश्य जनता की को सामाजिक राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करना भी है? यह भी इस नाटक की विषय वस्तु का भाग है। नारी वास्तव में क्या है? क्या वह एक जीवित मनुष्य के समान है या जीवित मनुष्य है या फिर वह एक उपभोग की जाने वाली एक वस्तु है जिसे समय समय पर उपहार रूप में दिया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है? ये जो कुछ विषय हैं, इन विषयों को लेकर के, इन समस्याओं को लेकर के प्रसाद जी ने इस नाटक की सर्जना की है। प्रसाद जी के नाटकों में एक विशिष्टता यह भी दिखाई देती है कि उनकी जो भाषा है वह भाषा काव्यात्मकता लिए हुए होती है। शैली जो है वो सामासिक शब्दावलियों से युक्त है। उसमें तत्सम और संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है और वह पात्रानुकूल है। जिस तरह के पात्र हैं उस तरह के पात्रों के अनुकूल वह शैली दिखाई देती है।